नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। इस वीडियो में हम देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, ये पूरे एक से लेके जो 395 आर्टिकल्स हैं उसकी पूरी लिस्ट जो है लक्ष्मीकांत की समरी है इसमें हिंदी में, और इसमें बल्कि मैं आपको इंग्लिश के भी टर्म्स बताता रहूँगा ताकि ये जो वीडियो है हिंदी इंग्लिश दोनों के लिए हो जाए। और प्लस इसमें कुछ ट्रिक्स भी हैं आर्टिकल्स की, वो बताऊँगा और उसके लिए एक अलग वीडियो भी बनाऊँगा। देखिए, स्टार्ट कर लेते हैं। इसमें सबसे पहला जो 1 से लेकर 4 तक आर्टिकल है, आर्टिकल 1 to 4 यानी कि आर्टिकल को बोलते हैं हिंदी में अनुच्छेद, और आर्टिकल 1 से 4 तक है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी यानी कि संघ और उसका राज्य क्षेत्र। फिर जो सिटीजनशिप के आर्टिकल्स हैं वो है आर्टिकल 5 से लेके 11 तक यानी कि अनुच्छेद 5 से लेके 11। मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स ये डिस्क्राइब किए गए हैं 12 से लेके 35 तक, लेकिन जो एक्चुअल फंडामेंटल राइट्स हैं वो आर्टिकल 14 से लेके 32 तक बताए गए हैं। तो ये क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए मैंने आपको बता दिया यहाँ पे। फिर राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी डीपीएसपी, ये डिस्क्राइब किए गए 36 से लेके 51 आर्टिकल तक। फिर फंडामेंटल ड्यूटीज यानी कि मूल कर्तव्य डिस्क्राइब किए गए हैं आर्टिकल 51A में या फिर 51 का में। फिर ये आर्टिकल है, ये राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से रिलेटेड है ये। तो ये अगर आप देखें राष्ट्रपति से रिलेटेड आर्टिकल है 52 से लेके 62 तक यानी कि पूरा उसका ये अपॉइंटमेंट और ये सब प्रोसेस इसमें डिफाइंड है। 72 और 73 है। उपराष्ट्रपति वाले जो आर्टिकल है वो 63 से लेके 71 है। इनको हम अलग अलग करेंगे, अलग अलग वीडियो में डिस्क्राइब करेंगे। फिर अगर आप देखें तो मंत्री परिषद और जो भारत का महान्यायवादी है यानी कि अगर आप इसमें देखें तो ये है जो ये यूनियन मिनिस्टर्स एंड अटॉर्नी जनरल के जो आर्टिकल्स हैं वो है 74 से लेके 78 तक। इसकी ट्रिक भी मैं बताऊंगा आपको अभी। देखिए, पहला ये है 74 और इसमें क्या है कि राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने के लिए जो मंत्री परिषद ये आर्टिकल है 74 है, यानी कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू एड एंड एडवाइस प्रेसिडेंट, ये है आर्टिकल 74 में डिफाइंड। और इसी से अभी देखिए मैं ट्रिक बताऊंगा, उसके लिए अलग वीडियो बनाऊंगा, लेकिन इसी से रिलेटेड अगर आप एक आर्टिकल देखें तो एक है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू एड एंड एडवाइस प्रेसिडेंट और एक है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू एड एंड एडवाइस गवर्नर। तो वो स्टेट के लिए और यहाँ पे है सेंट्रल के लिए। सेंट्रल के लिए जो आर्टिकल है वो 74 है और जो स्टेट के लिए आर्टिकल है 163 है। लेकिन दोनों में अगर एक चीज़ आप इसमें दोनों में कॉमन देखें तो देखिए, सेंटर के लिए आर्टिकल है 74 और स्टेट के लिए 163 है। इसका जो सम है वो 11 है और इस तीनों जो डिजिट का सम है वो है 10। तो ऐसे 4-5 जगह ऐसी चीज़ें हैं कि अगर आप एक भी याद कर लें तो दूसरा याद हो जाएगा। जैसे इसमें पहला ये है, तो सेंटर के लिए जो आर्टिकल है वो 74 है, स्टेट गवर्नमेंट के लिए 163 है। और अभी आगे बताऊँगा। अगर ये देखें तो 75 जो आर्टिकल है ये अदर प्रोविजंस एज टू मिनिस्टर्स है। 76 है, ये रिलेटेड है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से, ठीक है। फिर नेक्स्ट है 77 है, कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिलेटेड है ये। फिर है ये राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य आते हैं 78 आर्टिकल में। और यही मतलब जो ड्यूटीज ऑफ पीएम टू फर्निश इंफॉर्मेशन टू द प्रेसिडेंट, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के टर्म्स में आता है आर्टिकल 78 में। और ये अगर आप स्टेट गवर्नमेंट में देखेंगे तो सीएम की जो ड्यूटी होती है कि वो गवर्नर को पूरी इन्फॉर्मेशन दे, उसके लिए आर्टिकल है 167। तो इसमें भी आप देखिए तो इन दोनों डिजिट का जो सम है वो 15 है और इसमें जो स्टेट गवर्नमेंट का जो ये सम है टोटल है 14 है। तो स्टेट गवर्नमेंट वाला हमेशा ये सेंट्रल गवर्नमेंट से एक पीछे रहता है। ऐसे 5-6 जगह अभी मैंने कॉमन ऑब्जर्वेशन किया है, वो बताऊंगा मैं पूरा आर्टिकल। फिर अगर आप देखें तो पार्लियामेंट से रिलेटेड जो इसमें आर्टिकल है वो 79 से लेकर 123 तक है। देखिए 123 आर्टिकल ये है कि जो ऑर्डिनेंस वाली पावर होती है प्रेसिडेंट की, और इसी से मिलता जुलता एक आर्टिकल है कि जो गवर्नर की पावर होती है ऑर्डिनेंस लाने की, वो है 213। तो 123 है प्रेसिडेंट का, 213 है गवर्नर का, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखें तो ये सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल्स हैं 124 से लेकर 147 तक हैं। फिर ये भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि CAG यानी कि कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया से रिलेटेड जो आर्टिकल हैं वो है 148 से लेके 151 तक। उसके बाद है फिर ये राज्यपाल से रिलेटेड आर्टिकल है 152 से लेके 162 तक है। और ये जो स्टेट मिनिस्ट्री होती है, स्टेट मिनिस्टर एंड एडवोकेट जनरल, देखिए अटॉर्नी जनरल होता है
सेंट्रल लेवल पे, जो कि लॉ ऑफिसर होता है सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, और उसी के पैरेलल में होता है एडवोकेट जनरल, वो होता है स्टेट गवर्नमेंट के लिए। तो ये फर्स्ट लॉ ऑफिसर होता है स्टेट गवर्नमेंट का। तो ये उसी से रिलेटेड है इसमें कि जो मंत्रिपरिषद और एडवोकेट जनरल से रिलेटेड आर्टिकल है 163 से 167 तक। राज्य का विधानमंडल यानी कि स्टेट लेजिस्लेटर के आर्टिकल है 168 से 213 तक। फिर ये हाई कोर्ट के आर्टिकल है 214 से लेकर 232 तक। फिर ये जो इनके अंडर में कोर्ट्स होते हैं उनके आर्टिकल है 233 से लेकर 238 तक, जो सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं। फिर आप और आगे चलें अगर, तो यूनियन टेरिटरीज के आर्टिकल है 239 से लेकर 242 तक। अब देखिए, एक ये है पंचायत है, ये पार्ट 9 में डिफाइंड है, ठीक है। उसके आर्टिकल्स हैं 243 से लेके, आर्टिकल 243 से लेकर 243O तक इंग्लिश में, और अगर आप हिंदी में देखें तो ये लिखा हुआ है 243 से लेकर 243 ये एक णा तक इसमें लिखा हुआ है, तो आप इंग्लिश में ही समझिए 243 से लेकर 243O तक। ये है पार्ट 9 में आता है और ये पंचायत से रिलेटेड है, विलेज पंचायत। पार्ट 9A में आता है कि आप म्यूनिसिपालिटी यानी कि नगर पालिकाएं, और उससे रिलेटेड जो आर्टिकल हैं वो हैं आर्टिकल 243P से लेके आर्टिकल 243ZG तक। उसके बाद पार्ट 9B में आती हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी, और इसके रिलेटेड आर्टिकल है 243ZH से लेके 243ZT तक। देखिए, विदुषी जी के नोट्स थे, ये मैं शुरू में मेंशन करना भूल गया। फिर अगर आप और आगे चलें, इसमें अनुसूचित और जनजाति जो क्षेत्र से रिलेटेड आर्टिकल है, यानी कि जो ये शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरिया से रिलेटेड आर्टिकल है 244 से लेकर 244A तक है, ये 2 आर्टिकल हैं इसमें। फिर संघ और राज्यों के बीच जो विधायिक संबंध है यानी कि सेंट्रल स्टेट लेजिस्लेटिव रिलेशंस के लिए आर्टिकल है 245 से लेकर 255 तक। संघ राज्य ये प्रशासनिक संबंध है, प्रशासनिक का मतलब हो गया एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस, तो सेंट्रल स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस हैं डिफाइंड है 256 से लेके 263 तक। फिर ये जो संघ और राज्य के वित्तीय संबंध यानी कि फाइनेंशियल रिलेशन है सेंट्रल स्टेट के बीच में, ये डिफाइंड है 264 से लेके 293 तक। फिर इसमें देखिए पूरे लास्ट में ये वाले आर्टिकल जो बताऊंगा वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा जो भी सीरियस हैं इसके लिए। उसके बाद है फिर सरकार के ये अधिकार और दायित्व, ये 294 से लेकर 300 तक डिफाइंड है, यानी कि राइट्स एंड लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। अब देखिए, ये पहले राइट टू प्रॉपर्टी था फंडामेंटल राइट, लेकिन बाद में फिर उसको फंडामेंटल राइट से निकाल के बना दिया गया सिर्फ एक लीगल राइट। तो इस समय जो पोजीशन क्या है राइट टू प्रॉपर्टी की, कि वो आर्टिकल 300A में डिफाइंड है, और ये राइट टू प्रॉपर्टी इज अ लीगल राइट, फंडामेंटल राइट नहीं राइट टू प्रॉपर्टी का। उसके बाद अगर आप देखें तो ये भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम यानी कि ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटर कोर्स वाले जो राइट हैं 301 से लेकर 307 तक हैं, 307 तक है। फिर लोक सेवाएं यानी कि पब्लिक सर्विसेज वाले जो राइट्स हैं वो 308 से लेकर 314 तक हैं। लोक सेवा आयोग के जो राइट्स हैं वो है 315 से लेके 323 तक। उसके बाद अगर आप देखें तो ट्राइब्यूनल्स, यानी कि ट्राइब्यूनल्स को क्या बोलते हैं, ट्राइब्यूनल्स को बोलते हैं अधिकरण, और ये इसके आर्टिकल्स है 323A और 323B, यानी कि 323 का से लेके 323 खा तक। देखिए, ये सब जो आर्टिकल्स हैं ये आपको एग्जैक्टली याद होने चाहिए, जो अभी मैं और भी बताऊंगा ये, क्योंकि एसएससी और स्टेट पीसीएस एग्जाम में डायरेक्टली इससे आर्टिकल पूछ लिए जाते हैं, और यूपी पीसीएस के लिए तो काफ़ी ज़्यादा जरूरी है ये। स्टेट पीसीएस के लिए आपको एकदम रटे होने चाहिए ये वाली लिस्ट भी आप पूरी रट लेंगे तो काफ़ी कुछ हो जाएंगे एग्जाम में। पॉलिटी में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं यहाँ से। नेक्स्ट है इसमें कि ये जो निर्वाचन से रिलेटेड यानी कि इलेक्शन से रिलेटेड आर्टिकल हैं 324 से लेके 329 का तक, यानी कि 329A, यानी कि वैसे 329A रिपील कर दिया गया है। फिर इसके बाद है स्पेशल प्रोविजंस फॉर SC, ST, BC एंड एंग्लो इंडियंस के लिए, यानी कि कुछ वर्गों के संबंध में विशेष जो उपबंध है 330 से लेकर 342 तक है। ऑफिशियल लैंग्वेज यानी कि राजभाषा से रिलेटेड आर्टिकल है 343 से लेकर 351 तक। फिर ये जो इमरजेंसी प्रोविजंस है, आपातकालीन जो प्रावधान है, ये है 352 से लेके 360 तक। देखिए 352 होता है नेशनल इमरजेंसी, 356 होता है स्टेट इमरजेंसी या फिर प्रेसिडेंट रूल, 360 होता है फाइनेंशियल इमरजेंसी।
फिर उसके बाद है मिसलेनियस कुछ आर्टिकल है 361 से लेकर 367 तक। फिर ये अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान का संशोधन है 368 में डिफाइंड। फिर उसके बाद है टेम्परेरी ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजंस यानी कि अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध, ये डिफाइंड है 369 से लेकर 392 तक। फिर है इसमें लास्ट में अगर आप देखें तो ये है संक्षिप्त नाम प्रारंभ आदि यानी कि शॉर्ट टाइटल और कमेंसमेंट से रिलेटेड आर्टिकल है 393 से 395 तक। तो ये है टोटल, अगर आप पूरा 1 से लेकर 395 आर्टिकल तक देखेंगे पूरे। वैसे तो इसमें इस समय करीबन 450 से ज़्यादा आर्टिकल हैं, लेकिन जो नंबरिंग है वो वही की गई है और उसी में ABCD करके जोड़ दिया गया है। अब ये जो एक लिस्ट है पूरी, ये जो पॉलिटी लक्ष्मीकांत की उसकी लिस्ट है, ये वाले आर्टिकल एकदम रट डालिएगा, PCS एग्जाम में डायरेक्टली यही क्वेश्चन आते हैं एकदम। जैसे आर्टिकल 1 किससे रिलेटेड है? आर्टिकल 1 रिलेटेड है संघ का नाम और राज्य क्षेत्र यानी कि यूनियन नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन से रिलेटेड है ये। देखिए आर्टिकल 2 है एक और आर्टिकल 3 है, दोनों में डिफरेंस ये है कि जो आर्टिकल 2 है उसमें अगर कोई नया स्टेट, ये जो पहले यूनियन ऑफ इंडिया का पार्ट नहीं होता है, उसका अगर एडमिशन किया जाता है ये यूनियन ऑफ इंडिया में, तब आर्टिकल 2 यूज़ करते हैं। लेकिन आर्टिकल 3 में क्या होता है, इंटरनल एडजस्टमेंट करते हैं अगर किसी स्टेट का, कि किसी की बाउंड्री कम कर दी, एक स्टेट का पार्टीशन करके 2 बना दिए, किसी का नाम चेंज कर दिया, तब आर्टिकल 3 यूज़ करते हैं। तो दोनों में डिफरेंस याद रखिएगा। आर्टिकल 2 का मतलब है एडमिनिस्ट्रेशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स दैट आर नॉट पार्ट ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया, मतलब जो पहले पार्ट नहीं थे यूनियन ऑफ इंडिया के। जैसे सिक्किम का अगर आप एग्जाम्पल लें तो सिक्किम पहले पार्ट नहीं था, उसको एडमिट कर लिया गया इंडिया में, तो आर्टिकल 2 वहाँ पे यूज़ हुआ था। लेकिन अभी जैसे तेलंगाना का पार्टीशन किया गया आंध्र प्रदेश को तोड़ के, तो ये आर्टिकल 3 यूज़ किया गया यहाँ पे, और इसके लिए कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये भी याद रखिएगा। फिर है फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड जो आर्टिकल है कि जो लॉ फंडामेंटल राइट्स से इनकंसिस्टेंट होते हैं उनके लिए आर्टिकल है 13 यानी कि मूल अधिकारों को असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली जो विधियां हैं वो आर्टिकल 13 में है। आर्टिकल 14 क्या डिफाइन करता है? इक्वलिटी बिफोर लॉ यानी कि विधि के समक्ष समानता। फिर आर्टिकल अगर आप 16 देखें, इसमें 16 आर्टिकल क्या डिफाइन करता है कि इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, मतलब पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के लिए सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी, यानी कि लोक नियोजन में विषय में अवसर की समता। आर्टिकल 17 है रिलेटेड टू एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है तो ये आप याद रखिएगा, अस्पृश्यता का अंत। आर्टिकल 19 है, किससे रिलेटेड है ये है प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच से रिलेटेड जो है कुछ राइट्स उनसे रिलेटेड है, यानी कि वाक स्वातंत्र और आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण होता है आर्टिकल 19 के थ्रू। आर्टिकल 21 बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको टाइम टू टाइम सुप्रीम कोर्ट और इंटरप्रेट करके इसके बहुत सारे डायमेंशन निकालता रहता है, तो ये एकदम रटा होना चाहिए। आर्टिकल 21 का मतलब है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ये वाला आप याद रखिए। इसमें बहुत सारे राइट्स हैं, इवन ये भी बोला गया, इतना तक इंटरप्रेट कर देता है ये सुप्रीम कोर्ट की एक जीने के लिए अच्छी सुविधाएं, पॉल्यूशन मतलब अनपॉल्यूटेड इन्वायरमेंट और ये सब चीज़ें सब कुछ इसमें इंटरप्रेट करा जा रहा है। बहुत सारे डायमेंशंस होते हैं आर्टिकल 21 के। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, और इसका हिंदी में आप देख लीजिए प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। आर्टिकल 21A काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये है राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन से रिलेटेड, यानी कि प्रभाविक शिक्षा अधिकार है। देखिए पहले जो राइट टू एजुकेशन था वो सिर्फ था डिफाइंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में, अब ये एक फंडामेंटल राइट है इसके लिए। लेकिन एक डिफरेंस दोनों में क्या है कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में डिफाइंड है वो 0 से 6 साल के बच्चों के लिए है, और उसके बाद 6 से लेकर 14 साल के बच्चों के लिए ये डिफाइंड है फंडामेंटल राइट्स में, और वो है आर्टिकल 21A में। और जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल वाला जो राइट है 0 से लेकर 6 ईयर्स तक वाला है जो, वो डिफाइंड है अगर आप इसमें देखें तो ये है आर्टिकल 45 में। तो 0 से लेकर 6 ईयर्स तक वाला जो DPSP में आर्टिकल 45 में, 6 से लेकर 14 साल तक के फंडामेंटल राइट्स में आएगा आर्टिकल 21 में, और ये फंडामेंटल राइट है, ये आप दोनों में याद रखिएगा। उसके बाद आर्टिकल 25 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये रिलेटेड है फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेशन ऑफ रिलीजन से रिलेटेड, यानी कि अंतःकरण की और धर्म आबाद रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। आर्टिकल 25 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 13 है कि माइनॉरिटीज़ का राइट है कि वो भी कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को
इस्टेब्लिश और एडमिनिस्टर कर सकते हैं, यानी कि शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है। अल्पसंख्यक आप जानते हैं 6 कम्युनिटीज़ को कहते हैं इंडिया में, मुस्लिम, सिख, बुद्धिस्ट, जैन और क्रिश्चियन और पारसी यानी कि जोरोस्ट्रियन, तो 6 कम्युनिटीज़ हैं माइनॉरिटीज़। आर्टिकल 31C यानी कि 31 गा अगर आप देखें तो ये है कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल के लिए रिलेटेड है ये, तो ये इसका मतलब है सेविंग ऑफ लॉज गिविंग इफेक्ट टू सर्टेन डायरेक्टिव प्रिंसिपल, यानी कि कुछ नीति निर्देशक तत्वों को प्रभाव भी करने वाली विधियों की व्यावृत्ति है इसमें। आर्टिकल 32 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये रिट से रिलेटेड है। देखिए एक आर्टिकल 32 है, उसके तहत इंडिया में किसी का भी अगर फंडामेंटल राइट वायलेट हो तो वो जा सकता है डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट से इन्फोर्स कराने के लिए, ठीक है, और उसमें सुप्रीम कोर्ट उसको मना नहीं कर सकता है। और एक आर्टिकल है इसी से रिलेटेड 226 है, उसमें कोई भी व्यक्ति जा सकता है हाई कोर्ट के पास अगर उसकी फंडामेंटल राइट्स वायलेट हुए हैं, लेकिन इसमें हाई कोर्ट मना कर सकता है, क्योंकि हाई कोर्ट इसमें मतलब अगर आप 32 वाला जो आर्टिकल है उसमें सुप्रीम कोर्ट जाने का भी एक फंडामेंटल राइट है, लेकिन 226 वाले में हाई कोर्ट में है। हाई कोर्ट की लेकिन पावर इसमें ज़्यादा है, हाई कोर्ट इवन जो लीगल राइट्स अगर किसी के वायलेट हो रहे हैं तो वो उसके लिए भी रिट इशू कर सकता है, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट है वो सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के लिए रिट इशू कर सकता है, और उसमें कोई भी सिटीजन डायरेक्टली जा सकता है। तो ये दोनों में डिफरेंस याद रखिएगा। उसके बाद है ये आर्टिकल 38 है, ये डिफाइन करता है कि सोशल ऑर्डर होना चाहिए फॉर द प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल, यानी कि राज्य लोक कल्याण की वृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, ये है इसमें। आर्टिकल 40 रिलेटेड है ग्राम पंचायतों का संगठन से रिलेटेड, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। ये मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें पूरी आपको गांधीयन क्या क्या कौन कौन सी हैं, वेस्टर्न कौन कौन से हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के, तो ये सब मैंने डिफरेंस बताया था, उस ट्रिक देख लीजिएगा उसमें। आर्टिकल 44 रिलेटेड है यूनिफॉर्म सिविल कोड से, यानी कि नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता। आर्टिकल 45 रिलेटेड है, अभी मैंने बताया आपको कि डीपीएसपी में हो गया है अब ये जो निःशुल्क शिक्षा के लिए, तो ये 0 से लेकर 6 साल तक के बच्चों के लिए है डीपीएसपी में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का, और फंडामेंटल राइट्स हो गया है 6 से लेकर 14 साल के बच्चों के लिए, वो डिफाइंड है किसमें 21A में, तो ये दोनों चीज़ें याद रखिएगा। उसके बाद आर्टिकल 46 में क्या है, इसमें है कि जो एजुकेशनल इंटरेस्ट है या फिर इकोनॉमिक इंटरेस्ट है SC ST और अदर वीकर सेक्शन के, उनसे रिलेटेड है ये आर्टिकल। आर्टिकल 50 का मतलब है कि सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, यानी कि दोनों के अलग अलग पावर्स हैं, जो सेपरेशन ऑफ पावर वाला कॉन्सेप्ट है वो रिलेटेड है इससे। आर्टिकल 51 रिलेटेड है प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड स्टेबिलिटी, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। आर्टिकल 51 का रिलेटेड है फंडामेंटल ड्यूटीज से, जो सोवियत यूनियन से इंस्पायर होकर इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने लागू करवाया था। उसके बाद आर्टिकल 72 है, ये रिलेटेड देखिए पार्डन, जो प्रेसिडेंट की पावर होती है पार्डन की, कि वो ग्रांट कर सकता है पार्डन, सस्पेंड कर सकता है, रिमिट कर सकता है या कम्यूट कर सकता है कुछ केसेस में। तो जो पार्डन पावर्स हैं प्रेसिडेंट की वो डिफाइंड है आर्टिकल 72 में, और जो पार्डन पावर्स है गवर्नर की वो डिफाइंड है आर्टिकल 161 में। देखिए इसमें भी वही डिफरेंस है जो मैंने बताया, 72 ये 9 है और 611 ये है 8। तो ये जो स्टेट गवर्नमेंट यानी कि गवर्नर का 1 नंबर कम है, तो इससे आप याद रख सकते हैं कि दोनों का आर्टिकल एग्जैक्टली जो ट्रिक है वो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा पूरी इसमें एक्सप्लेन करके। तो जो पार्डन पावर्स प्रेसिडेंट की है वो 72 में है, पार्डन पावर्स जो गवर्नर की है वो 161 में है। नेक्स्ट आर्टिकल है 74, यानी कि प्रेसिडेंट ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट, यानी कि राष्ट्रपति को सहयोग सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद है, वो 74 में डिफाइंड है। और यही जो अभी मैंने बताया स्टेट के लिए कौन सी है, ये आर्टिकल 163 है। ये आर्टिकल 78 है, ये रिलेटेड है कि जो ड्यूटीज़ हैं पीएम की कि वो इन्फॉर्मेशन देगा प्रेसिडेंट को, और यही वाली पैरेलल जो एक ये ड्यूटीज़ है सीएम की जो वो गवर्नर को इन्फॉर्मेशन देगा 167 आर्टिकल में डिफाइंड है। आर्टिकल 110 में डिफाइन है डिफिनीशन ऑफ मनी बिल, यानी कि धन विधेयक की परिभाषा। आर्टिकल 112 में डिफाइंड है जो बजट होता है हमारा, जिसको कि बजट ऐसा कहीं मेंशन नहीं है ये कॉन्स्टिट्यूशन में, उसमें मेंशन है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी कि वार्षिक वित्तीय विवरण। उसके बाद आर्टिकल 123 है, इसका मतलब है कि जो प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस ला सकता है, तो आर्टिकल 123 है प्रेसिडेंट के ऑर्डिनेंस रिलेटेड, आर्टिकल 213 है गवर्नर के ऑर्डिनेंस पावर से रिलेटेड।
आर्टिकल 143 ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि प्रेसिडेंट के पास पावर होती है कि वो कंसल्ट कर सकता है सुप्रीम कोर्ट से, तो वो वाले है आर्टिकल 143। ये फिर कुछ और आर्टिकल है, ये राज्यपाल की अगर आप देखें नियुक्ति होती है आर्टिकल 155 से। पार्डन पावर्स अभी मैंने आपको बताई गवर्नर्स की डिफाइंड है 161 में। जो 163 आर्टिकल है ये रिलेटेड है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो स्टेट लेवल पे होती है गवर्नर को एड और एडवाइस करने के लिए, और यही वाली पावर जो है 74 है सेंट्रल लेवल पे, तो आर्टिकल 74 में। उसके बाद ये देखिए राज्यपाल को जानकारी देने के संबंध में अभी मैंने बताया 167 आर्टिकल है, जो ड्यूटीज़ होती हैं सीएम की गवर्नर को इन्फॉर्मेशन देने के लिए, और जो ड्यूटीज़ होती हैं पीएम की प्रेसिडेंट को इन्फॉर्मेशन देने के लिए वो 78 आर्टिकल में डिफाइंड है। आर्टिकल अगर आप देखें ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 169 वाला जो आर्टिकल है इसका मतलब है कि अगर किसी भी स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी कि जो विधान परिषद होती है उसको एबॉलिश करना या क्रिएट करना है स्टेट में, उससे रिलेटेड आर्टिकल है 169, राज्य में विधान परिषदों का उत्साधन या सृजन करना। आर्टिकल 200 रिलेटेड है किससे, विधेयकों पर अनुमति के लिए, यानी कि अगर कोई गवर्नर ये एसेंट देता है किसी बिल को या फिर वो रिजर्व करता है प्रेसिडेंट से रिलेटेड, उससे रिलेटेड है आर्टिकल 200। आर्टिकल 213 रिलेटेड है जो पावर होती है गवर्नर की ऑर्डिनेंस करने की, अभी मैंने आपको बताया 123 पावर होती है ये प्रेसिडेंट की ऑर्डिनेंस वाली पावर होती है, 213 होती है गवर्नर की ऑर्डिनेंस वाली पावर, दोनों याद रखिएगा, इसीलिए दोनों एक साथ बता रहा हूँ मैं। आर्टिकल 226 अभी मैंने आपको बताया कि ये हाई कोर्ट की पावर होती है रिट इशू करने की अगर किसी का फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ, लेकिन हाई कोर्ट इसमें रिफ्यूज भी कर सकता है। और इसी से पैरेलल आर्टिकल है 32, उसमें सुप्रीम कोर्ट के पास कोई भी बंदा जा सकता है अगर उसका कोई फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है तो उसमें सुप्रीम कोर्ट रिट इशू करेगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इसमें रिफ्यूज नहीं कर सकती है, हाई कोर्ट कर सकती है। और दूसरी चीज़ ये कि हाई कोर्ट की जो रिट इशूइंग पावर है वो बहुत ज़्यादा वाइड स्प्रेड है, क्योंकि हाई कोर्ट फंडामेंटल राइट वायलेट होने पे भी रिट इशू कर सकता है और किसी के लीगल राइट अगर वायलेट हुए तो उसमें भी रिट इशू कर सकता है। ये दोनों चीज़ें डिफरेंस याद रखिएगा। आर्टिकल 239 ए यानी कि आर्टिकल 239 का जो रिलेटेड है ये है स्पेशल जो प्रोविजंस बनाए गए थे नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली से रिलेटेड है ये। तो 239 ए एनसीटी दिल्ली से रिलेटेड है। 249 का मतलब है आर्टिकल 249 किस लिए कि ये जो पावर होती है पार्लियामेंट की कि वो किसी भी मैटर जो कि स्टेट लिस्ट में है उस पर भी लेजिस्लेट कर सकता है अगर वो नेशनल इंटरेस्ट में है ये। तो 249 आर्टिकल याद रखिएगा कि ये राज्य सूची के विषय में भी अगर राष्ट्रीय हित में है तो कानून बना सकता है संसद। फिर उसके बाद आर्टिकल 262 ये रिलेटेड है अगर कोई डिस्प्यूट है इंटर स्टेट रिवर से रिलेटेड या रिवर वैली से रिलेटेड। आर्टिकल 263 है ये इंटर स्टेट काउंसिल से रिलेटेड है ये। आर्टिकल 265 है कि टैक्सेस ये नॉट टू बी इम्पोज सेव बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ, यानी कि विधि के प्राधिकार के बिना करों का अधिरोपण ना किया जाए। आर्टिकल 275 रिलेटेड है जो ग्रांट देती है यूनियन स्टेट गवर्नमेंट को। आर्टिकल 280 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड है यानी कि वित्त आयोग से रिलेटेड है। आर्टिकल 300 है सूट्स एंड प्रोसीडिंग्स, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आर्टिकल 300 ए है जो ये अभी मैंने आपको बताया राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी अब एक लीगल राइट है सिर्फ, ये फंडामेंटल राइट नहीं है, ठीक है। आर्टिकल 311 जो है ये है कि अगर किसी भी जो सिविल सर्विसेज में एम्प्लॉयड है उनको डिसमिसल या फिर रिमूव या रिडक्शन किया जाता है स्टेट में या फिर यूनियन में, उससे रिलेटेड है आर्टिकल 311। आर्टिकल 312 रिलेटेड है ऑल इंडिया सर्विसेज से। इस समय 3 ऑल इंडिया सर्विसेज हैं सिर्फ, AIAS, IPS और IFS यानी कि इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज। फिर उसके बाद है आर्टिकल 315 ये रिलेटेड है पब्लिक सर्विस कमीशन यूनियन और स्टेट दोनों के लिए, तो ये आप याद रखिएगा। आर्टिकल 312 है पब्लिक सर्विस कमीशन से रिलेटेड। आर्टिकल 315 है पब्लिक सर्विस कमीशन से रिलेटेड यूनियन और स्टेट के लिए। 320 में डिफाइन है फंक्शन ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन। 323A में डिफाइंड है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स यानी कि प्रशासनिक अधिकरण। 324 में जो डिफाइंड है वो है पूरी इलेक्शन कमीशन की पावर, उसका सुपरिटेंडेंस डायरेक्शन और कंट्रोल यानी कि निर्वाचन आयोग के अधिरक्षण निर्देशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना, ठीक है। आर्टिकल 330 जो इसमें डिफाइंड है कौन सा, ये जो रिजर्वेशन होता है SC ST का लोकसभा में, तो लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए जो स्थानों का आरक्षण होता है वो आर्टिकल 330 में डिफाइंड है, ये आप याद रखिएगा। आर्टिकल 335 में डिफाइंड है, इसमें डिफाइंड है जो क्लेम्स होते हैं SC ST के
सर्विसेज और पोस्ट में, यानी कि सेवाओं और पदों के लिए अनुसूचित जातियों और जनजातियों के दावे। आर्टिकल 352 अभी मैंने आपको बताया नेशनल इमरजेंसी यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल। आर्टिकल 356 है प्रेसिडेंट रूल, या फिर जो ये प्रोविजंस होते हैं कि अगर कोई भी जो कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी है स्टेट में फेल हो गई है तो स्टेट इमरजेंसी या फिर प्रेसिडेंट रूल बोलते हैं उसको एग्जैक्टली। फाइनेंशियल इमरजेंसी जो कि आज तक कभी लगी नहीं है, वो रिलेटेड है 360 से रिलेटेड। आर्टिकल 365 में ये बोला गया है कि अगर कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट के कुछ ये अगर इसमें डायरेक्शंस दिए गए हैं और उसको लागू करने में स्टेट गवर्नमेंट फेल हो जाता है उस जो डायरेक्शंस उनसे कंप्लाई करने में, तो भी ये माना जाएगा कि वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो गई और वहाँ पे भी प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है। तो ये जो 356 है अगर इसमें 5-6 को घुमा दो तो वो भी एक तरह से प्रेसिडेंट रूल वाला हो गया। आर्टिकल 368 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कॉन्स्टिट्यूशनल अगर अमेंडमेंट करना होगा कॉन्स्टिट्यूशन में तो वो इससे किया जाएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके और भी कई सारे प्रोविजन है, इसको डिफाइन करेंगे पूरा। आर्टिकल 370 रिलेटेड है लास्ट में जम्मू कश्मीर के जो स्पेशल राइट्स हैं, तो ये कुछ आप चीज़ें याद रखिएगा। इसमें मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बता दी, बाकी एक नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, उसमें मैं पूरे जो आर्टिकल की ट्रिक्स हैं अभी मैंने बनाई हैं वो मैं बताऊंगा, और प्लस जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जैसे इमरजेंसी के टाइम पे कौन कौन से आर्टिकल सस्पेंड नहीं होते हैं, फंडामेंटल राइट्स किस किस सिटीजन को कौन कौन से अवेलेबल है, कौन कौन से सिर्फ फॉरेनर को अवेलेबल है, वो सब बताऊंगा इसी वीडियो के पार्ट 2 में। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग। स्टेट पीसीएस और एसएससी एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। विदुषी जी करोड़ से थैंक यू, प्लीज़ इसको शेयर करिएगा।